जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी हर दिन मॉक टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, हम 54 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं और आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 55वां। बेहतरीन। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप सभी के लिए, वो करने जा रहे हैं बच्चों 1351 से 1375 तक। तो जुड़िए और जोड़िए शशांक डिफेंस एकेडमी से और करिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन। आपके सीधे नोट से फंसेंगे, सीधे मॉक टेस्ट से फंसेंगे। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड एनडीए जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले प्यारे स्टूडेंटों के लिए डायरेक्ट सीधे यहां से क्वेश्चन आते हैं। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाते हैं तो इस पर आवेश क्या हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तुमने हटाए हैं तो पहली बात तो उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा और क्यू की वैल्यू होगी एन ई के बराबर। एन कितना है 10⁻19, ई की वैल्यू 1.6 और 10⁻⁻19, तो चार्ज आ जाएगा बच्चों प्लस का 1.6 कूलम। मुंबई अल्फा पार्टिकल आवेश होता है। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, उसे हम हीलियम को कहते हैं, 2He4 हीलियम को कहते हैं। और चार्ज कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, डबल चार्ज हो जाएगा। अगला, केस नली के एक प्रयोग में 30 सेंटीमीटर लंबी केस नली पानी से डुबोई जाती है। केस नली के कारण, केस तत्व के कारण पानी 10 सेंटीमीटर तक सड़ जाता है। यह प्रयोग एक स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई एलिवेटर में यानी कि लिफ्ट में किया जाता है। तो जल का स्तर, एक्चुअली क्या होगा कि जो जल का स्तर होता है, जल जो चढ़ता है हाइट, वो चढ़ता है बच्चों 2T cos थीटा बटे रो जी आर, ऐसे चढ़ता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, किसी भी कैपिलर ट्यूब में जो लिक्विड चढ़ता है। अब क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से जब गिर रही होगी तो जी हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जी जीरो हो जाएगा। और जी के जीरो होने से एच आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा। और एच इन्फाइनाइट का मतलब होगा कि जब 30 सेंटीमीटर की जो आपकी ये कैपिलर ट्यूब है ना, पूरा लिक्विड 30 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा। तो इसने कहा है सपन तो जल स्तंभ की ऊंचाई पूरी 30 सेंटीमीटर हो जाए। अगला, यदि केसनली प्रयोग को निर्वात में स्वतंत्र कराया जाए तो द्रव केसनली में, निर्वात में अगर आप वैक्यूम में करवाओगे ना तो वैक्यूम में क्या लगेगा? प्रेशर नहीं लगेगा, दाब नहीं लगेगा। वैक्यूम में प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और प्रेशर में वैक्यूम जीरो हो जाएगा तो द्रव नहीं चढ़ेगा, समान रहेगा बच्चों। ठीक है, लिक्विड के चढ़ने का कारण प्रेशर होता है, प्रेशर सरफेस टेंशन से होता है। स्थिर दाब पर एकल परमाणु गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? स्थिर दाब पर कहने का मतलब सीपी की वैल्यू पूछिए, और ये होती है F/2 × R। एकल मोलर पहले एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3/2 × R। तो राइट आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर दृढ़ पिंड के अक्ष के परतः इसकी स्वतंत्र कोटि होती है। दृढ़ पिंड का मतलब जानते हैं, यानी सिंगल एटम गैस, सिंगल एटम गैस की 3। अगला, चित्र के अनुसार एबीसी भुजाओं के बीच में 3 संधारित्र जुड़े, ए और बी के मध्य पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो बी और सी के बीच में पोटेंशियल बताना है। देखो, यूरा ए और यूरा बी, इसके बीच में कितना दे रखा है? 5 वोल्ट दे रखा है। ये 5 वोल्ट है। तो कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो आपके पास इस तरीके से जुड़ा हुआ है बच्चों, ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन है बच्चों। और यहां पर इस तरीके से ये ए है और ये बी है, और ये बच्चों बी और ये यहां पे सी दे रखा है। और ये 2 माइक्रोफेरेड, और बच्चों ये 2 माइक्रोफेरेड, बच्चों ये 3 माइक्रोफेरेड। यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल आपके पास यहां दे रखा है, तो चार्ज कितना क्रिएट हो जाएगा? इसका पोटेंशियल वी दे रखा है 5 वोल्ट, और ये दे रखा है आपके पास कैपेसिटेंस सी। तो यहां से जो चार्ज क्रिएट होगा क्यू बराबर होता है सी × वी, है ना। यूनिट मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब में माइक्रोफेरेड है। क्यू × वी, तो यानी ये 10 आ गया। आया कि नहीं आया? चलो करके देख लेते हैं। देखो ये 2 और ये 5, तो ये 10 आ गया। यूनिट मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब एक जैसी है। 10 जो है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो जाएगा, इसमें बट जाएगा। अब जो 10 बटेगा वो किस हिसाब से बटेगा? पहले ये देखो बच्चों, ये क्या होता है कि जो चार्ज होता है तो कैपेसिटेंस के किस प्रकार बटेगा? चार्ज एकदम कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जो चार्ज आएगा, पोटेंशियल जो आएगा यहाँ पे, यहाँ जो पोटेंशियल आएगा ये V2, और यहाँ पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा V1। राइट, अगर मेरे को V2 निकालना है, V2 मैंने इसको C2 मान लेता हूं, इसे मैं C1 मान लेता हूं। राइट,
तो आपके पास जो V2 आ जाएगा वो उल्टा है, तो ये आ जाएगा C1 नीचे C1 प्लस C2 इंटू वी नेट। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी C1 यानी 2, C1 प्लस C2 2 प्लस 3 इंटू V कितना है बच्चों, V है चार्ज है, पोटेंशियल निकालना है। V कितना आ रहा है बच्चों, दोनों के बीच में 5 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 5 वोल्ट, तो आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा, चार्ज की हमें जरूरत थी, जरूरत भी नहीं पड़ी तो उसके नावा ही हमने कर डाला। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1358, जब दो एक समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता, सीरीज में जोड़ते हैं ना तो C/N होता है, C/2 कितना दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइक्रोफेरेड, 12 नहीं आ रही है 6 आ रही है, 6 माइक्रोफेरेड बच्चों। ठीक है, तो 6 माइक्रोफेरेड आ गया आपके पास, 6 माइक्रोफेरेड, 3 दूनी 6 तो 6 माइक्रोफेरेड, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा 6 दूनी 12 बिल्कुल सही एकदम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला, एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई के बढ़ाने से बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को घटाने से बढ़ता है, बिल्कुल सही है, सब सही है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है रो एल अपॉन एरिया, इसके अकॉर्डिंग एंड टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कार्नोट चक्र में प्रथम प्रक्रम होता है, कार्नोट चक्र में जो प्रथम प्रोसेस होता है ना वो आइसोथर्मल होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, आइसोथर्मल। कार्नोट एक ऐसा इंजन है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। निम्न में से किस ताप युग्म ताप के लिए कार्नोट इंजन की दक्षता अधिकतम, एफिशिएंसी अधिकतम होगी? तो दक्षता होती है ना वो होती है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, यानी डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 80 माइनस 60 बट्टे 80 और क्रॉस 100, ऐसे करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास 200 बट्टे 80, यहां से काट दो, 4 से काटोगे 4 पंजे 20 और 4 से काटोगे 2 तो ये 2.5 आ गई। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये बच्चों आ जाएगा 20, अब डायरेक्ट मार रहा हूं 20 बट्टे 100 क्रॉस 100, ये बच्चों आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 20 आ गई और वो 80, 20 बट्टे 80 था तो 20 बट्टे 80, अभी एक और जीरो है ना, हाँ एक और जीरो है तो ये 25 आ गई, ये 25% आ गई, कितनी आ गई बच्चों 25%, और ये कितनी आ गई बच्चों 20% आ गई। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो इसका डिफरेंस 20 का बटे इनिशियल 60 क्रॉस 100, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 0 से 0 2 से 3 ये आ रही है बच्चों 33.3% आ रही है। डिफरेंस कितना है 20 का अपॉन इनिशियल 40 क्रॉस 100, तो यहाँ से 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 5 बार तो ये 50% आ गई। किसकी एफिशिएंसी अधिक आ रही है बच्चों, टी की आ रही है। तो डिफरेंस अपॉन इनिशियल ये वाला पॉइंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1362, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। देखो 3 चीजें, एक डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0 और डेल्टा क्यू बराबर 0। ये रहता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टी कांस्टेंट होता है, याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस में, और ये आइसोबैरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन 0 आता है। तो बच्चों ये लेने देने पर यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि एडियाबैटिक न तो लेता है न देता है, ये उसमें 0 होता है, ये समायतनिक प्रक्रम में 0 होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये डिफरेंस 0 होता है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, समायतनिक प्रक्रम तेरा कांस्टेंट होता है इसमें। 1363, एक समायतनिक प्रक्रम में T1 दे रखा है T2 दे रखा है तो P1 अपॉन P2, समायतनिक प्रक्रम में PV बराबर nRT, तो यहां से P1 प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। तो P1 अपॉन P2 निकालना है 270 को बच्चों आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, लगभग मान बताना है बच्चों अप्रोक्स 270 प्लस 273 बटे 127 प्लस 273, कैलकुलेशन करोगे तो 3 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5 563, और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 400, ये आएगा 543 रेशियो 400, 543 रेशियो 400, ये आ रहा है बच्चों P1 रेशियो P2 आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर। नन ऑफ दीज आ रहा है, नन ऑफ दीज। अगला बच्चों, समायतनिक प्रक्रम में क्या परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन में डेल्टा, समायतनिक प्रक्रम आयतन में क्या 0 रहता है बच्चों, वर्क डन, अभी मैंने पढ़ाया था। अगला, एक कार्नो इंजन के सिंक का ताप 27 है,
दक्षता 25% है, स्रोत का ताप हो जाएगा। दक्षता होती है बच्चों आपके पास ये 1/4 हो गई। सिंक का ताप T2 माइनस T1 ओवर सिंक यानी T2, ये आपके पास 100 से हमने भाग दे दिया तो 1/4 आई है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4। सिंक का ताप है तो सिंक स्रोत, स्रोत यानी आउटपुट हो गया, डिफरेंस अपॉन सिंक, डिफरेंस आ रहा है मेरे पास और थीटा मान लिया मैंने इसको -300 तो केल्विन अपॉन T2। भाई डिफरेंस दोनों में एक कार्नोट इंजन का सिंक का ताप इतना है, सिंक का ताप दे रखा है, स्रोत का नहीं दे रखा, स्रोत का ताप निकालना है। भाई दक्षता जो होती है ना, दक्षता एफिशिएंसी वो होता है यानी कि सिंक तो माइनस करिए, एक काम कर लेते हैं, सिंक का ताप मान लेते हैं, सिंक को मान लेते हैं T1 और स्रोत को मान लेते हैं T2। ठीक है, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, अब सही है, अपॉन स्रोत T2 क्रॉस 100, ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, तो दक्षता जो हो जाएगी आपके पास 100% बटे 100%, 25% दे रखी है बच्चों, तो 25% बटे 100 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये 1/4 आ जाएगा। तो 4T2 माइनस 4T1 बराबर T2, इधर चला जाएगा इधर, तो 3T1 3T2 बराबर 4T1। क्या आया, तो सिंक का ताप दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं लिख सकता हूं 300 केल्विन। ठीक है, सिंक का ताप 300 केल्विन दे रखा है, तो 3T2 बराबर 4 क्रॉस 300, तो मेरे पास T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 400। क्या आ जाएगी बच्चों, 400 केल्विन। और 400 केल्विन को अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बदलूंगा तो -273 हटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 127 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो कोई मिस्टेक ना हो आपके लिए तो इसीलिए लिख लिख के कर दिया। 1366, एक प्लेट अपवर्तन, प्लेट का जो आवर्तकाल है T से दोलन कर रही है, अचानक एक अन्य प्लेट प्रथम प्लेट पर रख दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेंडुलम है वो T टाइम पीरियड से मोशन कर रहा है, T बराबर 2π/L/G। अब इसने कहा एक और प्लेट रख दोगे तो एक और प्लेट रखने से मास बढ़ेगा और मास बढ़ने से टाइम पीरियड मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेंडुलम के टाइम पीरियड पर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो विल बी सेम आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 1367, किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु ए पर वेलोसिटी है 2i + 3j। देखो ये दे रखा है 2i और ये दे रखा है 3j, यहां पर वेलोसिटी ये भी 2i होगा, लेकिन मित्र ये हो जाएगा माइनस का 3j, तो नेट जो आ जाएगा ये आ रहा है 2i और बड़े में कर रहा हूं और ये 3j दे रखा है माइनस का, जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2i - 3, क्योंकि वेलोसिटी का फैक्टर जो बदलेगा वो केवल परपेंडिकुलर वाला बदलेगा, बरोबर है ना। हाँ, तो 2i - 3j, तो 2i - 3j। जल्दी क्वेश्चन नंबर 1368, क्वेश्चन को समझो पहले फिर एनालिसिस करो। m द्रव्यमान का पिंड दो बल F1 F2 के प्रभाव में घर्षण रहित है ना, तल पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर, घर्षण रहित पर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसने कहा है कि कुल शक्ति क्या होगी, टोटल पावर निकालनी है बच्चों, नेट पावर निकालनी है। निकाय की पावर, तो निकाय की तो पावर होगी नहीं, निकाय में कोई पावर नहीं होगी मेरे भाई, निकाय पर फोर्स लग रहा है तो निकाय की कोई पावर नहीं होगी बच्चे, कोई पावर नहीं होगी, पावर तो हमेशा जीरो रहेगी, निकाय की सिस्टम की पावर जीरो रहेगी, है ना। तो सिस्टम पर पावर बोलता है ना, निकाय की पावर निकालनी है, निकाय की सिस्टम की पावर, तो सिस्टम में तो कोई पावर ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स से आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बल इतने द्वारा किसी वस्तु को 4 सेकंड में उत्पन्न विस्थापन इतना है, प्रयुक्त शक्ति होगी। बच्चों एक बात समझो, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जो पावर होती है ना, पावर होती है वेलोसिटी इंटू फोर्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है पावर में। ठीक है, तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 1/4 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i + 4j + 5k। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज फोर्स, इन दोनों का डॉट करते ही आपके पास पावर आ जाएगी। 1/4 तो कॉमन ले लीजिए, i का i से करोगे तो 3 दूनी 6 आ गया,
प्लस जे का जे से करोगे 4×3 = 12 आ गया, प्लस के का के से करोगे 5×4 = 20 आ गया। तो बच्चों ये आ गया तुम्हारे पास 16, 16 और 36, 36/4, 4×9 = 36, 9 वाट। देखो ऑप्शन कहाँ है, 9 वाट, 9 आ रहा है, इसमें 9.5 आ रहा है, तो प्रयुक्त शक्ति होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार दोबारा से, 3 दूनी 6, 4×3 = 12, ओ 3 दूनी 6, 4×3 = 12, 18 हो रहा है, ये 18 हो रहा है बच्चा, 18 हो रहा है। तो बच्चों ये आ रहा होगा आपके पास 9.5 वाट, बरोबर, हाँ 9.5 वाट। क्वेश्चन नंबर 1370, जब आप समतल दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो प्रतिबिंब अनुसार सही दिखता है, तो स्वयं को देखोगे सही नहीं है पूछा है, तो कोई भी इमेज सेम डिस्टेंस पर मिलेगी, इमेज इज ऑफ द सेम साइज, समान आकार की मिलेगी, सही है ये बात। इट इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज योर आर इन फ्रंट ऑफ इट, कहने का मतलब ये है यानी कि सेम साइज दिखेगा, सेम डिस्टेंस पे दिखेगी और फ्रंट पे दिखेगी सामने, बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है फेस, हैंड एंड लेग्स, यानी कि जो कुछ भी हाथ है, जैसे कि अगर मैं हाथ राइट हैंड उठाऊंगा तो तुम्हारा उधर में लेफ्ट उठेगा, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया यार। योर इमेज इज इनवर्स, बिल्कुल सही है, यानी कि एंटी क्लॉक हो जाती है, तो यानी कि सी और डी में से आपको पक्का पता है कि एक दूसरे के उल्टे हैं, तो सी गलत है, तो गलत ऑप्शन चूज कर। अगला, एक मनुष्य जेट वायुयान को अपने सिर से ऊपर देखता है, ठीक है भाई, एक ये व्यक्ति है, ये जेट वायुयान जा रहा है, यहां से ये जेट वायुयान जा रहा है, ऊपर से देखता है, परंतु उसकी ध्वनि तब सुनता है जब जेट ऊर्ध्वाधर से, यहां पे सुनता है ऊर्ध्वाधर से, कितना एंगल बना लेती है बच्चों, परपेंडिकुलर के साथ कितना, ऊर्ध्वाधर से 30 एंगल पर, तो ये प्लेन से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से 30 का, ऊर्ध्वाधर से ही भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, तो यहीं से है ना। तो इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है बच्चों, मनुष्य एक जेट विमान 30 विमान, तो ध्वनि का वेग कितना है बच्चों, v है, तो v वेलोसिटी से ये यहां आ रही है, ध्वनि साउंड तो ऐसे ही आएगी, और बच्चों ये 30 है, तो आपको ये समझाना है, ये बताना है, तो आपको पता है कि इसमें और इसमें ये परपेंडिकुलर आ गया, ये डायगोनल आ गया, यहाँ पे sin थीटा लगा दो, तो sin 30 की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि दिस वेलोसिटी v ओवर v डैश से ले लो इसे, तो v sin 30 का मान होता है 1/2, 1/2, तो ये आ जाएगा v डैश बाई v, इधर चला जाएगा तो v/2 आ जाएगा, v डैश की वैल्यू, आंसर ए। समझ पाए क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। 1372, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतने हर्ट्ज है तथा इसकी तरंग दैर्ध्य 2 मीटर है, यदि दूसरी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य इतनी है तो आवृत्ति होगी। यू बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, यू बराबर होता है एन लैम्डा, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो आपके पास आवृत्ति दे रखी है इतने हर्ट्ज तथा वेवलेंथ दे रखी है 2 मीटर, वेवलेंथ दे रखी है 2 मीटर, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं कि वेलोसिटी दोनों की समान है, फिर कंपेयर कैसे करोगे, एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 150 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज तथा उसकी वेवलेंथ दे रखी है 2 मीटर, ए साउंड एज frequency 150 hertz and wavelength is 2 meter. If other sound is wavelength 4 meter, then its frequency will be, हाँ सही इंग्लिश और हिंदी में, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चलनी पड़ेगी, फिर आपको पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि साउंड जो है एक जैसी वेलोसिटी में दे रहा है, v बराबर होता है म्यू लैम्डा, तो यहां से अगर हम कांस्टेंट मान लें तो म्यू1 लैम्डा1 बराबर म्यू2 लैम्डा2, म्यू1 कितना दे रखा है 150 हर्ट्ज, लैम्डा1 2 मीटर, म्यू2 आपको निकालना है और लैम्डा2 4, तो यहां से म्यू2 की वैल्यू आ जाएगी 75 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, 300/4, सही है, वेलोसिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगला, किसी गैस में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, यदि गैस का दाब 4 गुना कर दिया जाए,
ताप अपरिवर्तित रहे तो ध्वनि का वेग। देखो एक बात बताएं, साउंड की वेलोसिटी जो होती है ना वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर को कितना भी कर दो वेलोसिटी सेम ही रहनी चाहिए। अच्छा गैस का दाब, अच्छा गैस का दाब चेंज कर रहे हैं, 4 गुना बढ़ा दिया जाए। गैस का दाब, गैस का दाब 4 गुना बढ़ा दिया जाए तथा ताप अपरिवर्तित रहे तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग तो जो वेलोसिटी होती है वो प्रेशर के अकॉर्डिंग रूट में उल्टी आ जाएगी, प्रेशर के अकॉर्डिंग रूट में उल्टी आ जाएगी बच्चों वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है और पीवी बराबर एनआरटी तो उसके उल्टा आएगी, तो वेलोसिटी साउंड की उल्टी आ जाएगी। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है v1/v2 और जो प्रेशर है बच्चों वो आ जाएगा p2/p1। p2 कितना कर दिया गया 4 गुना, p1 1 है तो रूट से काटोगे तो 2/1, तो आपके पास यहाँ पे v1 भी है और v2 निकालना है तो ये आ गया 2/1, 2/1 बिल्कुल सही है। तो आपके पास जो v2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v/2। v कितना आ रहा है 330/2, कहने का मतलब है 330 यानी 165 आ रहा है, 165 मीटर पर सेकेंड। तो प्रेशर के रूट के उल्टा होती है बच्चों। अगला 1374, डाल्टन सिटी का प्रयोग निम्न में से किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? पराश्रव्य तरंग आ चुका है पहले से भी क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक साउंड। अगला एफ दे रखा है 1/i-j, तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है बेटा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। याद है ना आपको, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। वेक्टर कितना दिया बच्चों 1/i-a और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/√2, तो √2 पर पहुंच जाएगा तो √2/i-a, समझ में आया? √2/i-a, देखो ऑप्शन √2/i-a। तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में किए थे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, स्पीड कम करनी है या बढ़ानी है और भी बढ़ानी है या और कम करनी है तो जरूर बताइएगा, ठीक है? कोई भी दिक्कत आई तो कमेंट कर दिया करें, प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आपके प्रत्येक कमेंट को। तो अपना ध्यान रखें और कल का आप सभी का एग्जाम है एनडीए का 16 अप्रैल का, मेरी ओर से आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार एंड जय हिंद।